जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये आपसे शिकायत है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। कहते हैं दोस्तों कि अगर आप सच में इस जिंदगी की लड़ाई को जीतना चाहते हैं, इस जिंदगी की जंग में खुद को आप साबित करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आप तूफानों को शांत होने का इंतजार नहीं कीजिए, बल्कि उसी तूफान में अपनी कश्ती को किनारे लगाने का हौसला रखिए। ठीक, तो आइए दोस्तों मिलते हैं, पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास में गांधी युग को पढ़ रहे थे। गांधी युग से रिलेटेड हमने महात्मा गांधी के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी पिछली क्लास में दी थी। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के गांधी युग को देखिए। उसकी महात्मा गांधी से रिलेटेड हमने फर्स्ट क्लास को किया है, उसको आप वहां से देखिए और तब जाकर के आपको यह दूसरी क्लास समझ में आएगी। तो आइए गांधी युग को पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह, पिछले क्लास में साथियों हमने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में चर्चा किया था। यहां तक बता दिया था कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, इसलिए प्रत्येक साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार प्रवासी दिवस 2003 को मनाया गया था। यहां तक हमने आप लोगों को बता दिया था। जब महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में रहते हैं, लखनऊ अधिवेशन में, तो वहां पर चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल जाकर के महात्मा गांधी से मिलते हैं और किसानों की समस्या को महात्मा गांधी के समक्ष रखते हैं। जब महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल की समस्या को जानते हैं और महात्मा गांधी को लगता है कि नहीं, चंपारण में जाकर के किसानों के दुख दर्द को समझना चाहिए, उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन कहाँ होता है दोस्तों? चंपारण होता है। वहीं से जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, गांधी जी अप्रैल 1917 वो कहाँ आते हैं? चंपारण आते हैं। चंपारण आते हैं महात्मा गांधी अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं और चंपारण आकर के यहाँ के किसानों के दुख दर्द को समझते हैं। तो चंपारण में होता क्या था कि 3 कठिया प्रणाली थी, मतलब जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होता था तो प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य होता था और नील बागान के जो मालिक होते थे वो जबरन वहां के किसानों से खेती करवाते थे। हुआ क्या कि जर्मनी में 1916-17 के आसपास जो है कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी। जब जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो चुकी तो ये जो नील की खेती होती थी, ये प्राकृतिक नील की मांग बाजार में कम गई। जब बाजार में नील की मांग कम पड़ गई कृत्रिम नील की खोज हो जाने से, तो यहाँ के किसानों को ज्यादा मुनाफा होता नहीं था। और एक ये समस्या थी कि नील की खेती होने से जमीन बंजर पड़ जाती थी, उस पर जो है आप धान, मकई, गेहूं, मतलब खाने वाले फसलों की खेती नहीं कर सकते थे, जमीन बंजर पड़ जाती थी। तो ये सब समस्या को जब महात्मा गांधी ने जब सुना, वहां के किसानों के दुख दर्द को समझा, तब जाकर के महात्मा गांधी ने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया। ठीक, चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया वहां पर। और महात्मा गांधी सैकड़ों किसानों से मिलते हैं और भितहरवा गांव से चंपारण के भितहरवा गांव के नाम है भितहरवा गांव से जो है ये चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी को पता था कि अगर हम ऐसे ही किसानों को एकत्रित करके अगर हम आंदोलन को चालू कर दे तो हो सकता है किसान आज हमारे साथ हैं, कल हमारा साथ छोड़ देंगे। तो इस चीज को, किसानों की एकता को मजबूती करने के लिए महात्मा गांधी ने सब किसानों को कहा कि आंदोलन करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं, आंदोलन करने के लिए कुछ रकम की जरूरी होती है, इसलिए जो है सब लोग आपस में मिल करके कुछ चंदा इकट्ठा कीजिए और प्रत्येक व्यक्ति से उस समय जो है 25 पैसा, शायद 25 पैसा प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से चंदा एकत्रित किया गया। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 25 पैसा चंदा एकत्रित किया गया। महात्मा गांधी इस बात को समझते थे कि चंदा के जरिए अगर हम संगठन को मजबूत बनाएंगे और इस संगठन में सब लोगों की सहभागिता होगी, सब लोगों का जो है कुछ कुछ पैसा लगा हुआ रहेगा, तो सब लोग जो है इस आंदोलन के महत्व को समझेंगे। क्योंकि मुफ्त का चीज जो होता है ना, बड़ी बेकार होता है। अगर आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिलेगा तो उसको आप लोग वैल्यू नहीं करिएगा, समझे कि नहीं? वैल्यू, मुफ्त की चीज का वैल्यू नहीं होता है उतना। इसलिए महात्मा गांधी इस चीज को समझते थे कि अगर मुफ्त में अगर कोई चीज अगर दिया जाए तो हो सकता है आज लोग हमारे साथ है, कल हमारा साथ छोड़ देंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने प्रत्येक लोगों से 25-25 पैसे के हिसाब से
कुछ रकम इकट्ठा करवाया और वही पैसा इकट्ठा करवा करके भितहरवा गांव से जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। जब ये आंदोलन धीरे धीरे जो है मजबूत हो रहा था, धीरे धीरे किसानों की आवाज एक राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहा था, तब जाकर के क्या होता है आगे, फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अध्यक्षता होता है। एक फ्रैंक सलाई एक अंग्रेज अधिकारी होता है और फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है और इस गठन के एक सदस्य महात्मा गांधी भी होते हैं और जो है महात्मा गांधी अंग्रेजों को मनाने में मतलब सफल हो जाते हैं। अंग्रेजों को यह समझाने में महात्मा गांधी सफल हो जाते हैं कि नील की खेती जो है चंपारण के किसानों के लिए सही नहीं है, इस चीज को जो है समाप्त कर दिया जाए, यहाँ के किसानों को जो है इससे नुकसान होता है और कोई ज्यादा मुनाफा होता भी नहीं है। तो फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी की गठन की गई थी, इसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। जब फ्रैंक सलाई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि चंपारण के किसान के लिए नील की खेती सही नहीं है और इस तरीका से जाकर के चंपारण सत्याग्रह के जरिए चंपारण में हो रहे किसानों के अत्याचार को महात्मा गांधी ने उस अत्याचार से मुक्ति दिलवाई, मतलब वहां पर हो रही जबरन नील की खेती से किसानों को मुक्ति दिलवाया। ठीक, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज से प्रसन्न होकर के, मतलब चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए और महात्मा गांधी की कुशलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। इससे पहले गांधी जी को महात्मा नहीं बोला जाता था, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को दिया गया महात्मा की उपाधि। और कब दिया गया? जब चंपारण सत्याग्रह चंपारण में सफल हुआ। ठीक, तो ये जो बिहार की धरती है चंपारण, ये गांधी की कर्म भूमि रही है। गांधी जी अगर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किए हैं तो बिहार की धरती चंपारण से ही किए हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और चंपारण सत्याग्रह को भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। चंपारण सत्याग्रह को भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये चीज याद रहना चाहिए। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो चंपारण सत्याग्रह को ही प्रथम सविनय अवज्ञा की आंदोलन मतलब संज्ञा दी जाती है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया। गुरुदेव की उपाधि दिया, मतलब इस भी चीज को आप याद रखेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह आपको समझ में आ गया होगा, मिटा दें। चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल ये था कि अहमदाबाद में कपड़ा की फैक्ट्री था। अहमदाबाद में सूती वस्त्र का ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग होता था, सूती वस्त्र बनाए जाते थे अहमदाबाद में। तो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब इसमें जो किसी भी दो देशों के बीच युद्ध होता है या दो गुटों के बीच युद्ध होता है या दो व्यक्तियों के बीच युद्ध होता है तो दोनों व्यक्ति या दोनों देशों को जो है नुकसान सहना पड़ता है। ठीक, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तो ब्रिटेन को जो है इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ था। इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए ब्रिटेन का उपनिवेश भारत हुआ करता था, मतलब ब्रिटेन का गुलाम भारत हुआ करता था। और जितने भी राष्ट्र ब्रिटेन के उपनिवेश थे सभी राष्ट्रों से जो है ब्रिटेन अपनी क्षतिपूर्ति करना चाहता था। ठीक है, उस जो क्षतिपूर्ति हुआ, जो क्षति हुआ, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना चाहता था।
तो अंग्रेज अधिकारियों ने यानी कि ब्रिटिशों ने अहमदाबाद मिल के मालिकों के साथ एक समझौता किया कि हमें जो है सूती वस्त्र की काफी आवश्यकता है, मतलब हमारे देश में, मतलब ब्रिटेन में सूती वस्त्र की जो है निर्यात किया जाए। ठीक, तो यहाँ से जो है सूती वस्त्र काफी मात्रा में अहमदाबाद से जो है ब्रिटेन में निर्यात होने लगे सूती वस्त्र। तो हुआ क्या, 1918 के आसपास, 1918 के आसपास मार्च 1918 में अहमदाबाद में फैल गया प्लेग। अहमदाबाद में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया, प्लेग फैल गया। अहमदाबाद में प्लेग फैल गया मार्च 1918 के आसपास। जब अहमदाबाद में प्लेग फैल गया तो यहाँ से मजदूर छोड़ करके भागने लगे, मतलब अपने अपने गांव घर जाने लगे। और उस समय जब प्लेग उलेग फैलता था तो गांव के गांव साफ हो जाया करता था, मतलब उस समय जो है दवा उवा उतना था नहीं, जो मेडिकल फैसिलिटी है उतना विकसित थी नहीं। कोई बीमारी फैलता था तो हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है लोग मर जाते थे। तो प्लेग फैला तो जान बचाने के लिए अहमदाबाद से मजदूर अहमदाबाद को छोड़ करके अपने अपने घर द्वार जाने लगे। इससे जो है अहमदाबाद के मालिकों को नुकसान होना पड़ा, क्योंकि जो है सूती वस्त्र का डिमांड ब्रिटिशों की ओर से ज्यादा था। तो अहमदाबाद मिल के मालिकों ने वहां के मजदूरों को प्रलोभन दिया कि हम आपको जो है प्लेग भत्ता देंगे, मतलब प्लेग सहायता राशि देंगे, प्लेग भत्ता देंगे और मतलब अधिकतर राशि देंगे। मतलब प्लेग भत्ता के नाम पर अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों को प्रलोभन दिया। इस प्रलोभन में आकर के अहमदाबाद के मजदूरों ने अपने जान पर खेल करके, जान मान पर खेल करके जो है वहां मिल में काम किया। और जब वहां मिल में काम किया और जब प्लेग वहां से समाप्त हो गया, जब वहां से अहमदाबाद से प्लेग खत्म हो गया, तो प्लेग बोनस मजदूरों को देना वहां के मिल मालिकों ने बंद कर दिया। मतलब जिस मिल मालिक ने प्लेग के दौरान वहां पर मजदूरों को यह कहा था कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे, और इसी लालच में आकर के जिस मजदूरों ने वहां पर मजदूरी किया, काम किया, और प्लेग समाप्त होते ही मिल मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया। इससे जो है मिल में काम करने वाले मजदूर जो है नाराज हो गए। इस वजह से नाराज हो गए कि 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और विश्व युद्ध होने के दौरान भारत में जो है काफी महंगाई भी हो गया था, महंगाई बढ़ गया था। जब दो देशों के बीच युद्ध चलता है तो स्वाभाविक तौर पर नुकसान होता है, और नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार महंगाई बढ़ाती है। तो महंगाई बढ़ गया था। महंगाई बढ़ जाने के कारण जो मजदूर को मजदूरी मिलता था उससे भरण पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, लेकिन अतिरिक्त तौर पर जो प्लेग बोनस मिलता था उससे जो है मजदूर अपना घर परिवार अच्छा से चला लेते थे। तो जब अहमदाबाद के मिल मालिकों ने वहां के मजदूरों को प्लेग बोनस देना बंद कर दिया, तो यहाँ के मजदूर सब जाकर के महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी को अपनी जो दिक्कत था, दुख, प्रॉब्लम था, ये सब बताएं। महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, ये सब बात सही है, मालिकों को जो है, मिल मालिकों को, मजदूरों को जो है प्लेग बोनस देना चाहिए। जब महात्मा गांधी ने इस चीज के लिए बोला तो महात्मा गांधी जो है मजदूरों को बोले ठीक है, हड़ताल करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और प्रथम बार महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में प्रथम बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पर बैठा था। भूख हड़ताल पर बैठा था। और भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी को रस्किन से मिला था। किससे मिला था? रस्किन से मिला था। रस्किन। भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिला था? तो रस्किन से मिला था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी कहां किए? तो अहमदाबाद क्या है? मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किए। इसमें क्या था? इसमें एक मिल मालिक थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई जो थे ये महात्मा गांधी के मित्र थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती में अपना आश्रम स्थापित किया था। तो साबरमती में आश्रम स्थापित करने में अंबालाल साराभाई ने लाखों रुपए महात्मा गांधी को लाखों रुपए से मदद किया था, मतलब लाखों रुपए अपना योगदान में दिया था साबरमती आश्रम स्थापित करने में। तो महात्मा गांधी की जो ये लड़ाई थी, मजदूर मिल हड़ताल की लड़ाई, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की लड़ाई थी, महात्मा गांधी की लड़ाई अपने दोस्तों के खिलाफ थी, अपने साथियों के खिलाफ ये लड़ाई महात्मा गांधी लड़ रहे थे। इसीलिए इस लड़ाई में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया, और इसकी प्रेरणा रस्किन से मिला था महात्मा गांधी को। और अंबालाल साराभाई की एक बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया बेन। और महात्मा गांधी को अनुसुईया बेन ने बहुत मदद की थी। इस अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में अनुसुईया बेन जो है महात्मा गांधी की मदद की थी। एक तरफ महात्मा गांधी
जो है अनुसुईया बेन के भाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक तरफ महात्मा गांधी के जो दोस्त थे, मतलब मित्र कह सकते हैं, अंबालाल साराभाई, उनकी बहन इनको मदद कर रही थी। ठीक, तो ये सब बातें जो है आपको यहाँ से याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। हुआ क्या था कि जब ये आंदोलन चला, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन चला, तो मानकर चलिए प्लेग बोनस मजदूरों को मिलता था 100% मिलता था। इसमें मिल के मालिकों ने कहा कि हम जो है मजदूरों को 20% बोनस देंगे, 20% जो है बोनस देंगे। ये कहा कि पहले हम 100 रुपया बोनस देते थे, तब 100 रुपया न दे करके 20% चाहिए, 20 रुपया देंगे। लेकिन मजदूर इस बात पे टिके रहे कि कम से कम हमें 50 रुपया तो दीजिए, कम से कम हमें 50% बोनस दीजिए। आप 100% बोनस नहीं दीजिएगा तो कम से कम 50% बोनस दीजिए। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के जरिए इस सब चीज का मुआयना किया, तो महात्मा गांधी को लगा न 100% सही है न 20% सही है, और मजदूरों की मांग 50% है, तो चलिए बीच का रास्ता अपनाया जाए। और महात्मा गांधी ने बीच का रास्ता अपनाया और 35% बोनस दिलवाने में महात्मा गांधी सफल रहे। ठीक, मतलब महात्मा गांधी ने यह कहा कि न ही 20% सही रहेगा, न ही 50% सही रहेगा, चलिए ये दोनों के बीच का रास्ता हम निकालते हैं और 35% कम से कम बोनस मजदूरों को दिया जाए। और तब जाकर के जो मिल मालिक थे वो तैयार हुए, और तब जाकर के मजदूरों को 35% बोनस दिलाने में महात्मा गांधी सफल रहे। ये सब चीज था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के संबंध में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद आता है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, और ये भी हुआ था 1918 में, और ये भी हुआ था 1918 में, लेकिन ये हुआ था मार्च 1918 में। ठीक, सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ था। ठीक, और खेरा पड़ता है कहाँ? गुजरात के जिला में। और प्रथम असहयोग आंदोलन खेरा सत्याग्रह को कहा जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन खेरा सत्याग्रह को कहा जाता है। और खेरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तो हुआ क्या था उस समय कि ये खेरा सत्याग्रह जो है ये किसान से संबंधित सत्याग्रह है, किसान का मामला है। गुजरात के खेरा नामक जगह पर उस समय किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था, और फसल नुकसान होने के बावजूद जो अंग्रेजी सरकार थी वहां के किसानों से जबरदस्ती कर वसूला करती थी। मतलब उसको रैयत चाहिए था, किसानों को कर चाहिए, टैक्स चाहिए था, और फसल बर्बाद होने के बावजूद वहां के किसानों से अंग्रेज जबरन जो है टैक्स की वसूली कर रहा था। इसी वजह से खेरा सत्याग्रह हुआ। जब किसानों के साथ अत्याचार होने लगा तो फिर किसानों को महात्मा गांधी याद आए, और जब महात्मा गांधी वहां पर गए तो महात्मा गांधी वहां का सर्वेक्षण किए जाकर के, तो सब किसानों का फसल नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन लगभग किसानों का फसल नुकसान हो गया था। तो खेरा सत्याग्रह जब महात्मा गांधी किए, और जब खेरा सत्याग्रह का प्रभाव अंग्रेजों को ऊपर पड़ा, तो अंग्रेजों ने एक गुप्त रूप से एक सूचना जारी किया, ठीक है, जो किसान कर देने में सक्षम है, जिनका फसल नुकसान नहीं हुआ है, वो टैक्स सरकार को अवश्य दे, और जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उनको कर की माफ कर दिया जाता है, उनको टैक्स माफ कर दिया जाता है। जब महात्मा गांधी को ये खबर लगी कि अंग्रेज गुप्त सूचना के आधार पर गुप्त रूप से यह सूचना जारी कर चुका है, तो फिर खेरा सत्याग्रह को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। तो खेरा सत्याग्रह के बारे में याद रखेंगे, ये प्रथम असहयोग आंदोलन किसको बोला जाता है? तो खेरा सत्याग्रह को बोला जाता है। वहीं पर महात्मा गांधी भूख हड़ताल, मतलब प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किए थे। सबसे पहले अ आता है, उसके बाद ख आता है। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा खेरा सत्याग्रह चलाया गया था। और इसी खेरा सत्याग्रह के दौरान गांधी की मुलाकात होती है पटेल से, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल से महात्मा गांधी की मुलाकात होती है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से दोस्तों खेरा सत्याग्रह के दौरान हुई थी। तो ये सब जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, वही सब चीजों को हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब आइए इससे आगे देखते हैं। जब महात्मा गांधी बिहार आए और बिहार आने के बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह
को स्टार्ट किया, चंपारण सत्याग्रह को मुकाम तक पहुंचाया, सफल बनाया। चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को सफल बनाया, उसके बाद खेरा सत्याग्रह को सफल बनाया। तो ये सब जो उपलब्धियां महात्मा गांधी हासिल कर रहे थे, जो भी आंदोलन को शुरू करते थे, उस आंदोलन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा करके उस आंदोलन को जीत दिलाते थे। तो यहाँ से महात्मा गांधी का एक छवि बनने लगा, मतलब जगह जगह पर जो है महात्मा गांधी की नाम होने लगी कि महात्मा गांधी जिस भी आंदोलन में हाथ डालते हैं उसको सफल बनाते हैं, और यहाँ से जो है गांधी जाने लगे। ठीक, आइए इससे आगे देखते हैं, इससे आगे की घटना क्या घटित होती है। इसके बाद खेरा के बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। लेकिन कोई भी आंदोलन जब चालू होता है तो उस आंदोलन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह जब चालू हुआ तो चंपारण सत्याग्रह के पीछे कोई ना कोई रीजन था, वहां के किसानों के साथ शोषण हो रहा था, जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। तो चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित मतलब एक आंदोलन था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ, उसके पीछे का कारण मजदूरों से रिलेटेड कारण था। मजदूरों को जो है प्लेग बोनस नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो हड़ताल हुआ, जिस वजह से वो जो है वो आंदोलन हुआ। खेरा सत्याग्रह बात करें, खेरा सत्याग्रह की बात करें तो खेरा सत्याग्रह के पीछे का भी कारण था कि किसानों से जो है जबरन कर वसूला किया, मतलब कर की वसूली की जा रही थी। किसानों के फसल नुकसान हो जाने के बावजूद भी जो है टैक्स की वसूली की जा रही थी, इस वजह से खेरा सत्याग्रह हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ 1 अगस्त 1920 को, इसके पीछे भी कई सारे कारण थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि राउलेट एक्ट कानून का पारित होना। राउलेट एक्ट कानून का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था और राउलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, ये सब के वजह से जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को शुरू करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन के चालू होने के पीछे ये सब जो कारण है, राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए सबसे पहले हम राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जलियांवाला कांड को पढ़ते हैं। ठीक, जलियांवाला कांड के पीछे जो कारण रहा है वो राउलेट एक्ट ही रहा है, और ये दोनों के वजह से असहयोग आंदोलन पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जलियांवाला बाग, जलियांवाला कांड। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड है जलियांवाला कांड। ये जो घटना घटित हुई है 13 अप्रैल 1919। 13, ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को जो ये घटना घटित हुई। तो ये जलियांवाला जो कांड हत्याकांड जो ये घटना घटित हुई 13 अप्रैल 1919, ये भारत में ही नहीं मतलब विश्व स्तर पर पूरे विश्व में ये सबसे बड़ी घटना थी, और सबसे बड़ा जो है नरसंहार हत्याकांड हुआ था इस घटना के अंतर्गत, ये जलियांवाला कांड के अंतर्गत। तो 13 अप्रैल 1919 ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आप याद रखेंगे। ये घटना घटित क्यों हुई इसके बारे में देखिए। इसका जो है मुख्य दोषी तो ओ डायर था। ओ डायर मुख्य दोषी, जलियांवाला कांड का मुख्य दोषी जो था ओ डायर था। ओ डायर क्योंकि इसने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। जैसे कहीं भी आप आंदोलन करते हैं या कहीं भी हड़ताल होता है और वहां पर आकर पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो उसमें पुलिस की गलती सामान्य तौर पर नहीं होती है। गलती उसकी होती है जिसने पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। तो यहाँ पर गोली चली तो लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे गए, और हजारों की संख्या में मारे गए तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया, और आर डायर आया और गोली चलवाना चालू कर दिया। इसके मुख्य दोषी ओ डायर था, और ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा कर दिया गया था। उधम सिंह जो है वो डायर की हत्या कर दिए थे, और वहीं उधम सिंह का पूरा नाम जो है राम मोहम्मद सिंह आजाद था। राम मोहम्मद सिंह आजाद। उधम सिंह बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, और इनका लालन पालन जो हुआ था अनाथ आश्रम में हुआ था। ठीक, और उधम सिंह जो है सर्वधर्म सम्मान की बात करते थे। मतलब इनको सब धर्मों को एक साथ लेकर चलने में ये विश्वास करते थे, इसलिए अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। राम बोले तो हिंदू धर्म, मोहम्मद बोले तो मुस्लिम धर्म, सिंह बोले तो सिख धर्म।
मतलब ये सर्वधर्म की बात किया करते थे राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक। और इसके मुख्य दोषी ओडायर था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, ये आखिर हुआ तो क्यों हुआ, तो क्यों हुआ उस चीज को समझिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे का कारण क्या है, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन को रद्द कराने के लेकर के उग्रवादियों के द्वारा बंग भंग आंदोलन चलाए गए, बंग भंग आंदोलन चलाए गए और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। जब बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया, इसका जो है पूर्ण रूप से चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, यहाँ विस्तार से करेंगे नहीं, क्योंकि एक ही बात को बार बार चर्चा करना अच्छा लगता भी नहीं है। पिछले हम कई बार जो है इस चीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, और जब स्वदेशी आंदोलन शिथिल पड़ गया, स्वदेशी आंदोलन शिथिल पड़ गया था, तब क्रांतिकारियों का उदय हुआ, क्रांतिकारियों का उदय हुआ। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन साथियों लंबा चला था। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ, 1907 6-7 से जो है स्वदेशी आंदोलन चलने लगा और 1911-12 तक चला था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन थोड़ा लंबा चला, तो स्वदेशी आंदोलन के शांत हो जाने से, शिथिल पड़ जाने से क्रांतिकारियों का उदय हुआ, क्रांतिकारी का उदय हुआ। और ये क्रांतिकारी जो थे ये मारकाट में ज्यादा विश्वास रखते थे। ये जो है अंग्रेजों, लाखों सैकड़ों अंग्रेजों पे मौत का घाट उतारना चालू कर दिया, मौत के घाट उतारना अंग्रेजों को चालू कर दिया जब ये क्रांतिकारियों का उदय हुआ। मतलब कांग्रेस के जो नेता थे वो थोड़ा दांव पेच करना जानते थे, उसमें जो है परिपक्व नेता थे, वो जानते थे कि क्या करेंगे तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जो क्रांतिकारी जो थे 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था वाले क्रांतिकारी थे। जैसे प्यार दो तरह का होता है, एक प्यार होता है जब आप 10वां क्लास में करते हैं, 9-10th का जो प्यार होता है उसमें लोग लाभ हानि नहीं देखता है, उसमें ये देखता है कुछ भी हो जाए, या गोली खाना पड़े या गोली चलाना पड़े, हम अपने प्यार को पा करके ही रहेंगे। तो ये था क्रांतिकारियों की स्थिति। 14-15 साल की स्थिति, 14-15 साल के क्रांतिकारी हुआ करते थे। इनको हर हाल में आजादी चाहिए था, ये लाभ हानि नहीं देखते थे, ये मरने और मारने के पीछे जो है कुछ नहीं सोचते थे कि मर जाएंगे तो क्या होगा, मार देंगे तो क्या होगा। इनको हर हाल में स्वराज चाहिए था, क्रांतिकारियों को हर परिस्थिति में जो है आजादी चाहिए थी। और वहीं जो ग्रेजुएशन के बाद वाला जो प्यार होता है उसमें लोग थोड़ा सा लाभ हानि देखता है, उसमें उसके बाद जो है लोग थोड़ा सोच समझ करके जो है फैसला लेता है। तो यही अंतर था कांग्रेस में और क्रांतिकारी में। कांग्रेस का जो प्यार था वो ग्रेजुएशन के बाद वाला प्यार था, वो लाभ हानि देखता था, दांव पेच जानता था। और वही क्रांतिकारी का जो प्यार था 9वां 10वां वाला प्यार था, मतलब मार देंगे चाहे मर जाएंगे, हमें आजादी चाहिए तो चाहिए। तो जब क्रांतिकारियों का उदय हुआ और जब क्रांतिकारी अंग्रेजों के मौत के घाट उतारने लगे, जैसे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के गाड़ी पर बम फेंका गया, मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों को मारने की कोशिश किया गया, और कई जगह तमाम जगहों पर अंग्रेजों के मौत के घाट उतारे जाने लगे क्रांतिकारियों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने इस क्रांतिकारियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट नियम पारित किया, रॉलेट एक्ट नियम पारित किया, ठीक। और रॉलेट एक्ट कानून जो है 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। यह भी डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नियम लागू हुआ। रॉलेट एक्ट नियम में यह था कि मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और अनिश्चित काल तक उसको जेल में बंद करके रखा जा सकता था। इसे बिना दलील, बिना जलील और बिना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की कहकर के संज्ञा दी कि रॉलेट एक्ट कानून जो है यह काला कानून है, यह सही नहीं है। मतलब किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो व्यक्ति सही हो अथवा गलत हो, चाहे वह कोई गलती नहीं किया हो, अगर उस पर शक हो गया तो अंग्रेज उस व्यक्ति को जो है रातों रात उठा लेता था। उसको वकील रखने की मतलब अनुमति नहीं थी, उसको दलील देने की अनुमति नहीं थी, उसको अपील करने की अनुमति नहीं थी, और अनिश्चित काल तक उसको जो है जेल में बंद करके रखा जा सकता था। और ऐसा ये इसलिए लाया गया कि संदेह के आधार पर क्रांतिकारियों को पकड़ा जाए। जिस किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाता था अंग्रेज अधिकारी उसको पकड़ करके उसको दंड देते थे। तो 9 मार्च 19 मार्च 1919, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च 1919 को क्या आया, तो रॉलेट एक्ट कानून बनकर के आया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी और रॉलेट सत्याग्रह चालू किया। महात्मा गांधी क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह चालू करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है, पूरे भारतवर्ष में। जैसे कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया तो उसका प्रभाव सिर्फ चंपारण तक सीमित था,
खेरा सत्याग्रह किया तो खेरा सत्याग्रह का प्रभाव सिर्फ खेरा तक सीमित था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किए तो उसका प्रभाव सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित था। लेकिन महात्मा गांधी ने रौलेट सत्याग्रह को किया तो रौलेट सत्याग्रह का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को मिला। और महात्मा गांधी इससे पहले कई सारी आंदोलन को मकाम तक पहुंचाए थे, कई सारी आंदोलन को जो है एक लक्ष्य तक पहुंचाए थे, जैसे चंपारण हो गया, रौलेट चंपारण हो गया, खेरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब आंदोलन को महात्मा गांधी लक्ष्य तक पहुंचाए थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने रौलेट सत्याग्रह को क्या किया, चालू किया। प्रथम सत्याग्रह इसको बोला जाता है, ठीक। और यह एक ऐसा प्रथम सत्याग्रह हुआ जिसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। जब 19 मार्च 1919 को रौलेट एक्ट कानून पारित हुआ तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हैं, हड़ताल की घोषणा करते हैं। रौलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी स्टार्ट किए ही किए और रौलेट सत्याग्रह के जरिए ही महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को यह घोषणा करते हैं कि देश व्यापक स्तर पर जो है हड़ताल करें, मतलब देशव्यापी हड़ताल, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष में क्या किया जाए, हड़ताल किया जाए, ठीक। और 9 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया जाता है, 9 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल किया जाता है। और इस हड़ताल का जो प्रमुख केंद्र बना था दोस्तों, वो पंजाब का अमृतसर बना था। कौन बना था, पंजाब का अमृतसर बना था। इसका प्रमुख केंद्र बना था साथियों, यहां पर लिखते हैं, प्रमुख केंद्र पंजाब का अमृतसर बना था, प्रमुख केंद्र बना था पंजाब का अमृतसर, पंजाब का अमृतसर प्रमुख केंद्र बना था। और 9 अप्रैल 1919 को ही जो सत्याग्रह का नेतृत्व पंजाब के अमृतसर में जो कर रहा था व्यक्ति, उसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। मतलब ऐसे समझिए कि 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी घोषणा किए देशव्यापी हड़ताल के लिए, 9 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया और 9 अप्रैल 1919 को जब हड़ताल किया गया तो इस रौलेट सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र पंजाब का अमृतसर बना, पंजाब का अमृतसर बना। पंजाब के अमृतसर में इस देशव्यापी हड़ताल का संचालन मतलब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो नेता थे जो कि मतलब इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहा था। मतलब रौलेट सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा किया जा रहा था 9 अप्रैल 1919 को। तो 9 अप्रैल 1919 को ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। तो जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में साथियों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। उस दिन बैसाखी का दिन था और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के सपोर्ट करने के लिए लोग कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के सपोर्ट में सारे लोग जमा होते हैं। कहाँ, जलियांवाला बाग में जमा होते हैं, ठीक। और शांति तरीका से वो लोग जमा होकर के डॉक्टर सत्यपाल किचलू और जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के छुड़ाने के लिए जो है वो लोग वहां पर जमा होते हैं और शांति तौर पर जो है वहां पर आंदोलन कर रहे थे, ठीक। सभी लोग जो एकत्रित होकर के शांति तौर पर सभा कर रहे थे। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में सभी लोग जमा होते हैं। और उसी दिन जो है जलियांवाला बाग में बैसाखी के शुभ अवसर पर मेला भी लगा हुआ होता है और मेला में हजारों की संख्या में लोग मेला देखने गए हुए होते हैं। मतलब अधिकतर लोगों को सत्यपाल और सैफुद्दीन से कोई मतलब भी नहीं था, अधिकतर लोगों को रौलेट सत्याग्रह से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेला भी देखने गए थे, बहुत सारे लोग तो उस आंदोलन में शामिल होने गए थे नहीं, जो शांति तरीके से जो है सभा हो रहा था उस सभा में शामिल होने गए नहीं थे। तो इसी चीज की जानकारी जनरल ओ डायर को लगती है कि सारे लोग जो है, सारे क्रांतिकारी लोग या सारे लोग जो है जलियांवाला बाग में आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जनरल ओ डायर आओ देखता है नेताओं और जनरल आर डायर को जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है। जनरल आर डायर आता है और यहाँ पर गोलीबारी चारों तरफ से जो है जलियांवाला बाग को घेर लिया जाता है और वहां पर जो है गोलीबारी चालू कर दी जाती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के पास
जितनी गोलियां थी तब तक गोलीबारी की गई जब तक कि पूरी गोली खत्म नहीं हो गई। और उसी जलियांवाला बाग के अंदर जो है कुआं भी था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं अपना जान बचाने के लिए कुआं में कूद करके जो है जान भी दे दी। और ऐसा ये कृत्य नरसंहार था जिसका अवहेलना पूरे विश्व भर में की गई, समझे कि नहीं। तो ये था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में जो हमने आपको बताया। और इस चीज की कड़ी हमने कहां से जोड़ने का कोशिश किया, तो इस चीज की कड़ी 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जोड़ने का कोशिश किया। कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे एक कड़ी होता है। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसी आंदोलन में क्रांतिकारियों का भी उदय हुआ। वो आंदोलन जब शिथिल पड़ गया था तो क्रांतिकारी का उदय हुआ, तो क्रांतिकारी अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने लगे। तो उसी क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेज रॉलेट एक्ट नियम पारित किया था, जिसे बिना दलील, बिना जलील, बिना वकील का कानून कहा गया। और रॉलेट एक्ट नियम 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ये सब डेट सहित याद रखिएगा, ये सब जो है एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नियम आया, उसको महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह चलाया। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने हड़ताल की घोषणा किया। 9 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। जब सत्यपाल और किचलू दोनों गिरफ्तार हो गए तो उसी के सपोर्ट में 13 अप्रैल 1919 को जो है एक शांति तरीके से जो है सभा किया जा रहा था। और 13 अप्रैल 1919 को सारे लोग जलियांवाला बाग में सम्मिलित हुए थे। उस दिन बैसाखी का मेला था और उसी दिन जो है जलियांवाला बाग कांड होता है। तो 13 अप्रैल 1919 को आप याद रखेंगे, ठीक। अब इससे आगे देखते हैं। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। पूरा देश एकदम स्तब्ध रह जाता है कि आखिर हो गया तो क्या हो गया। इतना बड़ा कांड होने के बाद पूरा देश एकदम थम सा जाता है, सांसें रुक जाती है सारे लोगों की। उसके बाद अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। अंग्रेजों के ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है। जब अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया गया, ठीक, दबाव बनाया गया, तो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने के बाद अंग्रेजों ने इस जलियांवाला बाग कांड की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन किया जिसको हंटर कमेटी कहा गया। हंटर कमेटी जो है कहा गया, हंटर कमेटी कहा गया। हंटर कमेटी का गठन किया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था तो अंग्रेजों ने हंटर कमेटी गठित की, ठीक, हंटर कमेटी गठित की। हंटर कमेटी गठित की और हंटर कमेटी जब अंग्रेजों के द्वारा, हंटर कमेटी या हंटर कमीशन कुछ भी कह सकते हैं, हंटर आयोग या कमीशन कुछ कह लीजिए, हंटर याद रखिएगा। जब हंटर आयोग की गठित की अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने जब हंटर कमेटी की गठित की, इसमें W हंटर करके एक अध्यक्ष थे, उसी की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की गठन किया गया। और इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय भी थे, ठीक। तो जब हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो अपनी रिपोर्ट में हंटर कमेटी ने यह कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है इसमें सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु हुई है। 379 लोगों की मृत्यु हुई है और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। जबकि सत्य बात यह था कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों की संख्या में लोग मतलब मारे गए थे और लगभग 5000 की संख्या में लोग घायल हुए थे। जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी हंटर कमेटी के थ्रू अंग्रेजों ने, तो इससे अंग्रेज बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस जो है संतुष्ट नहीं हुआ। इस रिपोर्ट से कांग्रेस के नेता सब संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने एक तहकीकात कमेटी की गठन किया। तहकीकात, अंग्रेज फिर बोल रहे हो,
कांग्रेसों के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे उसमें उस सदस्य में शामिल, तहकीकात कमेटी के सदस्य में शामिल। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब मोतीलाल नेहरू ये सब थे तहकीकात समिति के सदस्य में शामिल। उसके बाद जब तहकीकात समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जब इसने मुआयना किया मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, तो इसने ये पाया कि लगभग हजारों की संख्या में लोग इस जलियांवाला बाग कांड में मारे गए हैं और जलियांवाला हत्याकांड में लगभग 5000 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं। ठीक, तो अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक, हंटर आयोग का गठन किया गया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि लौटा दी जमनालाल बजाज ने। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि लौटाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया। गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, केसर ए हिंद। ठीक, उसके बाद शंकर नायर ने कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर जो थे ये कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से स्तब्ध होकर के ये सब भारतीय ने जो जो उपाधि लौटाया है ये सब एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई, रविंद्रनाथ टैगोर सर और नाइटहुड की उपाधि इनको मिला था अंग्रेजों की तरफ से, ये सब उपाधि लौटाया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दिया था, इस उपाधि को लौटा दिए। वही शंकर नायर कार्यकारिणी के सदस्य पद पर थे, उसने कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो ये सब बात था, ये सब चीजों को जो है आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल ओ डायर की तो गोली मार करके हत्या उधम सिंह कर दिए, उधम सिंह गोली मार करके हत्या कर दिए। ठीक, उधम सिंह लक्ष्य बनाया था कि जनरल आर डायर को हम हत्या करेंगे तो करेंगे, ओ डायर को, और ओ डायर को उधम सिंह हत्या भी कर दिए। तो ओ डायर की हत्या उधम सिंह तो बाद में किए, लेकिन ओ डायर को क्या किया गया यहाँ पर, जनरल ओ डायर और आर डायर, ओ डायर को क्या कर दिया गया, जनरल डायर को हंटर कमेटी ने सजा देने के बजाय इसे सिर्फ पद से अपदस्थ कर दिया गया। मतलब इसको सिर्फ नौकरी से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, जबकि इसको सजा देना चाहिए, सजा नहीं दिया और सजा देने के बजाय इसको पद से अपदस्थ कर दिया गया। और जब ये ब्रिटेन पहुंचा, लंदन पहुंचा, तो लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे तलवार देकर के सम्मान किया। तब तलवार देकर के सम्मानित किया और बदले में तलवार देकर के तो सम्मानित किया ही किया, और 2600 पाउंड इसे रुपया भी देकर के जो है सम्मानित किया गया। 2600 पाउंड रुपया देकर के सम्मानित किया गया। और इसे बचाने के लिए वहां की संसद ने इंडेमनिटी बिल मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच जो हंटर कमेटी ने किया था, हंटर कमेटी का पूरा उद्देश्य था कि हम जनरल ओ डायर और आर डायर को बचा ले। ठीक, मतलब और बचा भी लिया। वहां की संसद ने इंडेमनिटी बिल पारित करके जनरल डायर को बचाने का काम किया, और जनरल डायर को वहां ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तलवार देकर के सम्मानित किया और 2600 पाउंड रुपए देकर के भी सम्मानित किया। 2600 पाउंड राशि देकर के भी जो है जनरल डायर को सम्मानित किया गया। तो ये सब साथियों, ये सब बातें थी, और ये सब जो कारण बना रॉलेट एक्ट कानून का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, और उस समय जो है पूरे देश में जो है गर्म का माहौल था, पूरे देश में एक क्रांतिकारी का माहौल था, पूरे देश के लोग जो है नाराज थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो महात्मा गांधी ने देखा कि यही समय सही है, और यही समय को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। कि महात्मा गांधी चाहते थे कि अगर हम अभी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो सारे लोग हमारे पक्ष में आएंगे और हो सकता है हमें आजादी मिल जाए। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले ये सब घटनाएं घटित हुई, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना,
और ये सब से संबंधित जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट थे वो सब हमने आपको बताया, तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रहे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।